Good afternoon. I am Neil Sharma, Assistant Professor, IIMT College of Law, Greater Noida. Today, we are discussing on the Article 13. Article 13 basically related to fundamental rights. Article 13 says that law inconsistent with or in derogation of the fundamental rights. Subclause first, all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution in so far as they are inconsistent with the provision of this part shall to be extent of such inconsistency be void. आर्टिकल 13 क्लोज 1 कहता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और जो संविधान लागू होने से पहले जो विधियां थी वो संविधान लागू होने के बाद उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही होंगी, उनका अतिक्रमण कर रही होंगी। क्लोज टू, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे ए ब्रिज विद द राइट्स conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void. क्लोज टू स्टेट को रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है कि राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रही होगी। यदि अगर राज्य ऐसी कोई विधि बनाता है तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह फंडामेंटल राइट मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही होगी। क्लोज 3, इन दिस आर्टिकल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। क्लोज 3 बेसिकली जो विधि शब्द है उस विधि शब्द को परिभाषित करता है या इंटरप्रेट करता है, निर्वचन करता है। लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेस हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। विधि शब्द को इंटरप्रेट करते हुए, परिभाषित करते हुए कहता है कि कोई भी अध्यादेश, आदेश, नियम, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, प्रथा और रीति रिवाज जो हैं वो भारत में प्रचलित हैं, जो विधि का बल रखते हैं, वो विधि शब्द के अंतर्गत आते हैं। क्लोज बी, लॉज इन फोर्स includes laws passed or made by the legislature or competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be. लॉ इन्फोर्स मतलब वह विधि, प्रवृत्त विधि का मतलब उस विधि के लेवल लगाया गया है जो लेजिस्लेचर या विधायन द्वारा बनाई गई है या जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा बनाई गई है। क्लोज 4 कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन किया जाएगा वो इसके अंतर्गत मतलब विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 13 of Constitution talk about the four principles related to the fundamental right. The fundamental rights are in the existence from the date on which the Indian Constitution came into force, that is 26th January 1950. Hence, the fundamental right came into force from this date only. Article 13 क्लोज 4 तक हमने पढ़ा, जिससे हमने समझ में आया तो बेसिकली वो चार प्रमुख सिद्धांतों की बात करता है, जो मूल सिद्धांत हैं उनकी बात करता है, जो संविधान, जो मौलिक अधिकार लागू कराने के लिए जरूरी होते हैं। आर्टिकल 13 क्लोज 1 टॉक अबाउट प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, दैट इज फ्रॉम द डेट the constitution came into the existence, there were many laws into the country, and when the constitution came into existence, then fundamental right came into the existence. So the laws before the constitution came into existence, the law will have to prove
its compatibility with the fundamental rights, only then these laws will be considered void, valid, otherwise they will be declared invalid. Article 13 clause 1। आर्टिकल 13 क्लोज 1 जो बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करता है, मतलब संविधान लागू होने से पूर्व जो विधियां भारत में प्रचलित थी उनके विषय में बात करता है। यदि वे वह विधियां संविधान लागू होने के बाद एज इट इज चालू रहेंगी, लागू अधिभावी रहेंगी, यदि अगर वो मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रही होंगी। यदि वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं तो जिस मात्रा तक मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं उस मात्रा तक उनको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। 13 क्लोज 1 जो बात करता है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करता है। अकॉर्डिंग टू क्लोज 1 द आर्टिकल 13 ऑल प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एग्जिस्ट लॉज, that is law which were in force immediately before the commencement of constitution shall be void to extent to which they are inconsistent with fundamental right from the date of the commencement of the constitution। जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं जो संविधान लागू होने के समय तक लागू हुए थे वो इनवैलिड हो जाएंगे यदि पार्ट 3 जो हमारा फंडामेंटल पार्ट राइट का पार्ट है उसका वायलेशन कर रहे होंगे। और जो जो आर्टिकल है वो बात बताता है कि वो केवल उस सीमा तक शून्य घोषित किए जाएंगे जिस सीमा तक वे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहे हैं। आर्टिकल 13 clause 1 is the prospective and not retrospective. Therefore, a pre-constitutional law inconsistent with the fundamental right became void only after commencement of the Constitution. Any substantive right and liability occurring under the prior to the enforcement of the Constitution are not nullified. It is ineffective only with respect to the enforcement of the right and liabilities in the post constitution period। जो आर्टिकल 13 क्लोज 1 है वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है, नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब वो भविष्यकालीन विधि है जो भविष्य में लागू होगी, भूतकालीन उसका प्रभाव नहीं रहेगा, वो पास पर लागू नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं जो एप्लीकेशन में थे, यदि उस समय पर उनसे कोई एक्ट डन हुआ है तो उस पर आर्टिकल 13 क्लोज 1 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आगे अगर वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रही है तो वो उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी। इस केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। In this case, the petitioner published a pamphlet according to the pre-constitutional laws in 1949, but as the Indian Constitution came in fact from 1950, it gave the freedom of speech and expression under Article 19 of the Indian Constitution. Therefore, the Apex Court said that the petitioner's trial must go on as the benefit of Article 13 would not be given to him. Because Article 13 is not prospective in nature, it was held that Article 13, Clause 1 could not apply to him as the offense had been committed before the enforcement of the Constitution। केशव माधव मेनन के केस में क्या हुआ, जो केशव माधव मेनन है उसने कुछ पॉम्पलेट पब्लिश किए थे 1949 में, उस समय तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था। तो वो जो पॉम्फलेट थे उसको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत उसने कहा कि मुझको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1950 को लागू हुआ है, उससे पहले जो कार्य किया गया है उस पर जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो एज इट इज एप्लीकेबल रहेगा, आर्टिकल 13 का उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इसी में कहा गया कि आर्टिकल 13 क्लोज 1 रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रखता है।
Therefore, the proceeding against him were not affected, but the procedure through which right and liability were being enforced in the pre-constitutional era is a different matter. A discriminatory procedure becomes void after the commencement of the Constitution, and it is so it cannot operate even to enforce the pre-constitutional right liabilities. A law inconsistent with the fundamental right is not void as a whole. It is void only of the existence of the inconsistency. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में कहा गया कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है वो जितना इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के उतना ही वॉइड घोषित किया जाएगा, शून्य घोषित किया जाएगा। पूरे जो विधि है उसको शून्य घोषित नहीं किया जाएगा, केवल उसका जितना भाग जो इनकंसिस्टेंट है, जो उसके उल्लंघन कर रहा है, फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण कर रहा है, केवल उसी भाग को शून्य घोषित किया जाएगा। शेष जो भाग है उस विधि का वो ऐसे ही प्रवृत्त रहेगा जैसे वो पहले से चलता आ रहा था। This means that the doctrine of severability has to be applied and offending portion of the law has to be served from the valid portion thereof. Sub Inspector Rupal Lal versus लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर के केस में ये बात कहा गया था कि जितना पार्ट फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट है केवल उतने ही पार्ट को इनवैलिड या वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, रेस्ट जो लॉ है वो एज इट इज एप्लीकेशन में रहेगा। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, इससे हमारा एक प्रिंसिपल निकल कर आया जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, मतलब पृथक्करण का सिद्धांत। According to Article 13, a law is void only to the extent of inconsistency or contravention with the relevant fundamental right. The above provision means that an act may not be void as whole, only part of it may be void, and if that part is severable from the rest which is valid, then the rest may continue to stand and remain operative. The act will then be read as if the invalid portion was not there, if the valid portion is so closely mixed up with invalid portion that it cannot be separated without leaving any incomplete or more or less marginal reminder, the court will declare the entire act void. डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी कहता है कि जो इनकंसिस्टेंट पार्ट है, जो अतिलंघन कर रहा है या अतिक्रमण कर रहा है फंडामेंटल राइट को, उसको अलग अगर यदि किया जा सकता है तो उसको अलग किया जाएगा, और रेस्ट जो बचा हुआ विधि है वो ऐसे ही लागू होगा जैसे अन्य विधियां लागू होती हैं। यदि इनकंसिस्टेंट और जो वैलिड पार्ट है वो इस तरह से जुड़ा हुआ है कि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, तब कोर्ट उस पूरे एक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। सेवरेबिलिटी पृथक्करण का बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब हम चाय बनाते हैं, तो जब चाय को छानते हैं तो जो जो पार्ट है पीने योग्य होता है उसको हम कप में कर लेते हैं और रेस्ट पार्ट को फेंक देते हैं। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी भी बिल्कुल उसी छलनी की तरह काम करता है। जो फंडामेंटल राइट के अनुकूल है, जो उसके साथ वैलिडेशन रख रहा है, उसको फंडामेंटल के साथ ही इन्फोर्स किया जाता है। रेस्ट पार्ट जो इनकंसिस्टेंट है उसको उससे अलग कर दिया जाता है। A.K. Gopalan versus State of Madras. In this case, Section 14 of Preventive Detention Act 1950 was challenged. Section 14 of the Act says that if any person is being detained under this Act, then he and or she may not disclose the ground of his or her detention in court of law. This particular statement is inconsistent with the fundamental right as per Article 22 of the Indian Constitution. Thus, if we do apply the doctrine of severability here, so the whole Act, Preventive Detention Act 1950, would not be declared as void, but only Section 14 of the Act would be declared as void, as it is inconsistent with the fundamental right. In RMDC
versus Union of India, the Supreme Court explained the doctrine as follows: when a legislature whose authority is subject to limitation aforesaid enact a law which is wholly in excess of its power, it is entirely void and must be completely ignored. But when it is legislation impart with the area allotted to it and in part outside, it is the undoubtedly void as to the letter, but does it not that become necessary void in its entirely? The answer of this question must depend on whether what is part valid could be separate from what is invalid, and that is question which has to be decided by the court on consideration of the provision of the act. आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब लेजिस्लेचर कोई एक्ट बनाती है और उसको फुल्ली एक्सप्रेस करती है या एंटायरली एक्सप्रेस करती है, इम्प्लाइड करती है उसको, तो वहां पर देखा जाएगा कितना पार्ट उसका वैलिड है और कितना पार्ट इनवैलिड है। जो पार्ट वैलिड है उसको अगर इनवैलिड से अलग किया जा सकता है तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी एप्लीकेबल हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो पूरे एक्ट को वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। अदरवाइज जितना वैलिड पार्ट है अगर उसको अलग किया जा सकता है तो पूरा एक्ट जो है वो वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। इसके बाद एक नेक्स्ट डॉक्ट्राइन आता है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, ग्रहण का सिद्धांत भी इसको हम बोलते हैं। ग्रहण बिल्कुल, एक्लिप्स बिल्कुल वैसा ही जैसे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होते हैं वैसा ही यहाँ पर इसको समझना है। क्वेश्चन ये रेज हुआ कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं या जो लॉज हैं वो अगर इनकंसिस्टेंट हैं फंडामेंटल राइट के और एक्टिव इनएक्टिव मोड में है तो उनको क्या डेड समझा जाए, उनको मृत समझा जाए या नहीं। तो यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स कहता है कि ऐसा नहीं है, वो मृत नहीं है। जब तक वो क्लोब है जिसको अलग नहीं किया जा सकता था, उस कारण उनको केवल और केवल पर्दे के पीछे कर दिया गया है। जैसे सूर्य ग्रहण जब होता है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में मून आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो उस समय के लिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो क्लोब हट जाएगी, जैसे ही चंद्रमा बीच में से हट जाता है तो फिर से प्रकाश आने लगता है, वो फिर से एक्टिव मोड में आ जाता है। तो सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई की गई है। जब तक उस एक्ट की वो क्लोब है जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रही है तो तब तक उस एक्ट को इनएक्टिव नहीं माना जा सकता, वो इनएक्टिव मोड में ही रहेगा, डेड नहीं होगा, वो इनएक्टिव मोड में रहेगा। लेकिन जैसे ही वो क्लोब, वो जो क्लोज है फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट वाला, उसको हटा दिया जाता है तो आपका एक्ट फिर से एक्टिव मोड में आ जाएगा। इसी को बोला गया है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। द प्रोस्पेक्टिव नेचर ऑफ आर्टिकल 13 क्लोज 1 हैज गिवन राइज टू द डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। द डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ए लॉ which violate the fundamental right is not nullity or void ab initio but becomes only unenforceable. It is overshadowed shadowed by the fundamental rights and remains dormant, but it is not dead. The existence of for all post transactions and for or for the enforcement of the right acquired and liabilities incurred before the commencement of the Constitution, the doctrine of eclipse that a pre-constitutional law inconsistent with a fundamental right was not wiped out altogether from the statute book after the commencement of the Constitution, as it is continued to the exist in respect of right and liabilities. Such a law was not dead for all purpose. If a relevant fundamental right is amended, then the effect would be to remove the shadow and to make unplugged act free from all blames and infirmity. यदि जो फंडामेंटल राइट है उसको अमेंड कर दिया गया है और वो इस तरह से अमेंड किया गया है
जो शैडो वाला पार्ट था उसको अलग किया जा सकता है। तो वो जो एक्ट है उसको डेड नहीं, वो एक्टिव मोड में आ जाएगा, उसको मृत नहीं समझा जाएगा, वो फिर ऐसे ही लागू होगा जैसे संविधान के लागू होने से पहले था। इस डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स बेसिकली इस बात को कहता है कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं और वो फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट हैं, तो उनको इंस्टीट्यूट बुक से डिलीट नहीं किया जाएगा, वाइप आउट नहीं किया जाएगा। यदि फर्दर कोई इस तरह की विधि की जरूरत होती है तो फंडामेंटल राइट में अगर अमेंडमेंट होता है और उस एक्ट को पुनर्जीवन मिलता है तो वो एक्ट रीएक्टिवेट हो जाएगा। The legal provision of enactment in 1948 authorizing the state government to exclude all private motor transport business became inconsistent with the Article 19(1)(g) when the Constitution came into in force in 1950. In 1951, Article 19, Clause 1(g) was amendment so as to permit the state government to monopolize any business. What was the effect of constitutional amendment of 1951 on the law of 1948? Whether the law having become void was dead or once for all and so could not be revitalized, revitalized by a subsequent constitutional amendment without being reenacted, or whether it was revived automatically. It was to solve this problem that Supreme Court enunciated the doctrine of eclipse in Bhikaji versus State of Madhya Pradesh। प्रश्न ये आया कि इस राज्य को जो अधिकार मिला था, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज जी कहता है कि हर किसी को ट्रेड का करने का अपना अधिकार है। तो कोई भी व्यक्ति बिजनेस, ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ कर सकता है। लेकिन 1951 में आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज सब क्लोज जी में अमेंडमेंट किया गया जो स्टेट को मोनोपोली, बिजनेस में मोनोपोली करने के लिए राइट देता था। इस एक्ट के लागू होने के साथ ही जो 1948 का मोटर व्हीकल एक्ट था, मोटर ट्रांसपोर्ट एक्ट था, उसके संबंध में था क्या उसको री इनेक्ट किया जाएगा या उसको पुनर्जीवित किया जाएगा या कोई नया एक्ट लाया जाएगा। तो इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में किया, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स को लागू करके। उसमें कहा गया कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, जिसे किसी फंडामेंटल का राइट के कारण जहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई नहीं हो पाया था, उस सेक्शन को अलग करते ही जो एक्ट है उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं रहती थी। इस कारण से उसको डॉक्ट्राइन ऑफ एप्लिक्स के कारण, एक्लिप्स के कारण ढक दिया गया था, ग्रहण लगा दिया गया था। तो जैसे ही वो क्लोज, वो जो अनसर्टेनिटी है वो हटती है, तो वो वह एक्ट जो है पुनर्जीवित हो जाता है। इस बात को इस केस में कहा गया। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज मीन्स जो विधियां संविधान लागू होने के बाद प्रवृत्त की गई। तो आर्टिकल 13 क्लोज 2 जो बात करता है जो संविधान लागू होने के बाद की विधियां हैं, यदि वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रही हैं तो वो भी उसी मात्रा तक शून्य घोषित की जाएंगी जहां तक वो इनकंसिस्टेंट है, कंट्रावेंशन कर रही हैं, उल्लंघन कर रही हैं, तिलंघन कर रही हैं फंडामेंटल राइट का। अब प्रश्न आता है क्या जो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर लागू होता है या नहीं। तो स्टार्टिंग में जब ये सवाल आया क्या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर भी डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स लागू किया जा सकता है, तो इसका आंसर था नहीं। लेकिन आफ्टर सम इंटरप्रिटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट held that the post constitutional law, the doctrine of eclipse apply on to the post-constitutional laws as well as the constitutional laws. In Deepchand versus State of UP, Supreme Court held that a post-constitutional law made under Article 13, Clause 2, which contravenes a fundamental right, is neutrality from the inspection and still it is void ab initio.
The doctrine of eclipse does not apply to the post-constitutional laws, and therefore a subsequent constitutional amendment cannot revive it. But in state of Gujarat versus Ambika Mills, here in certain Labour Welfare Fund Act was challenged as the certain sections in it were against the fundamental rights. Since the fact that the laws made by the state after the constitution is framed would be declared void if those laws are against the fundamental rights. But here the question arose that fundamental right only granted to citizens, but what will happen in the case of non-citizen or a company? It was held by the apex court that since the fundamental right only granted to the citizen but not to a company or non-citizen before the Labour Welfare Fund Act is valid in this case, modified is its view as expressed in दीपचंद केस। प्रश्न आया जो फंडामेंटल राइट है क्या वो फंडामेंटल राइट किसी अन्य व्यक्ति जैसे कोई कंपनी या जो नॉन सिटीजन है उस पर भी लागू होता है। तो इस केस में कहा गया जो फंडामेंटल राइट है वो केवल और केवल सिटीजन ऑफ इंडिया पर लागू होते हैं। एक कंपनी या नॉन सिटीजन पर फंडामेंटल राइट लागू नहीं होते। एक कंपनी अपने फंडामेंटल राइट की डिमांड नहीं कर सकती है भले से ही वो लीगल पर्सन है, मगर जो वेलफेयर फंड एक्ट का है वो वैलिड रहेगा उसके रेफरेंस में। In the case law contravention, a fundamental right limited to the citizen only, it will operate with respect to the non-citizen. Such a law will be regarded as stillborn. Vice versa, the citizen, even though it may be operative for the non-citizen, and so it will be reenacted if it is desired to make it valid for the citizen. In Dulare Lodh versus 3rd Additional District Judge Kanpur, AIN 1984, Supreme Court, that in such circumstances doctrine of eclipse will apply. Supreme Court held that doctrine of eclipse would be applied to both pre-constitutional laws as well as post-constitutional laws. दुलारे लोध के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है उन पर भी ग्रहण का सिद्धांत लागू होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डॉक्ट्राइन ऑफ वीवर। डॉक्ट्राइन वीवर मतलब अधिताग्र का सिद्धांत। एक सवाल आता है क्या फंडामेंटल राइट को त्यागा जा सकता है, उनको वेव ऑफ किया जा सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। हमारे जो मूल अधिकार हैं वो अपरिहार्य है, मतलब उसको किसी भी सिचुएशन में आप छोड़ नहीं सकते हो, उनको वेव ऑफ नहीं कर सकते हो। द डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर, this doctrine considers that a person is his own judge and will choose what is best for him. The doctrine of Weaver says that a person can put aside his right if he wants to. It only talks about the individual right and not the right of the public in general. In the landmark case, Basiswanath versus Commissioner of the Income Tax 1958, the Supreme Court dealt with the issue whether fundamental right can be waived off or not. The court firstly referred the judgment Behram Khurshid versus State of Bombay, where the court had indicated a preference for the American position of doctrine of waiver. The court in Behram Khurshid had held that if the fundamental rights are for the individual's benefit, then they can be waived. But fundamental right aimed to serving the interest of society cannot be waived. However, in this case, the court held that the American position could not be applied in India. The social, economic, and political scenario in the United States is very different from the social, political, and economic scenario prevailing in India. To determine the scope of applicability of the doctrine of waiver, the nature of the fundamental right, and the effect of the violation of these rights,
on the individual as well as on the society has to be considered. Fundamental rights in India are meant for the welfare of the society and not for securing individual benefit. These rights providing social, political, economic right to the people. डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर की अगर हम बात करते हैं अमेरिकन सिनेरियो में तो वहां पर वेव ऑफ किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर इस केस में कहा गया जो अमेरिका का स्टेटस है वो भारत से डिफरेंट है। भारत में अगर इंडिविजुअली बेनिफिट की बात की जाए तो एक बार को उसको वेव ऑफ किया जा सकता है, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट पब्लिक इंटरेस्ट के सिनेरियो में है तब आप अपने फंडामेंटल राइट को वेव ऑफ नहीं कर सकते हैं। Now we close this discussion. Next, we are discuss rest of the provisions of this article. Thank you.